यूनान के जजीरे क्रेट में एक बार फिर तारकीन वतन समंदर की बेरहम लहरों का शिकार बन गए। पसमानदा ममालिक से चोरी छुपे निकलकर यूरोप के सुनहरी ख्वाब सजाने वाले तारकीन वतन की 3 कश्तियां समंदर में डूब गईं। हादसे में मुताद्दिद लोग जान से गए, कुछ रेस्क्यू हुए और बहुत से ताहाल लापता हैं। एथेंस में पाकिस्तानी एम्बेसी ने हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान को भिजवा दी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्तियों में कुल 87 पाकिस्तानी शहरी मौजूद थे, जिनमें से 36 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए हैं। यूनान में पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक इस कश्ती हादसे में दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता हैं, जिनकी बचने की उम्मीदें कम हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज़ करने की ज़रूरत है। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने की हिदायत भी की है। ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं। जून 2023 करीबन 18 महीने पहले भी यूनान कश्ती हादसे में करीबन 300 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, जिसमें से अक्सरियत को डेड बॉडीज़ ही न मिल सकें। उस वक्त भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही थे, जिनकी हिदायत पर 19 जून 2023 को मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। उस वक्त भी वज़ीर आज़म ने हादसे का सख्त नोटिस लेते हुए तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील दी थी, मगर आज 1.5 साल बाद भी हम उधर ही खड़े हैं। नया हादसा, नई हलाकतें, नई तहकीकाती कमेटियाँ और रिपोर्ट्स, मगर नताइज वही पुराने। सोचने का मकाम तो यह है कि क्या सिर्फ सोग का ऐलान करने से इस मसले का हल तलाश किया जा सकता है? सवाल तो ये होना चाहिए कि हर साल इस तरह के वाक़यात तसलसल के साथ क्यों हो रहे हैं? यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद ऐसे अफराद का ताल्लुक उन ममालिक से होता है जहाँ वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, बेरोज़गारी, सेहत, तालीम और करप्शन जैसे मसाइल मौजूद हैं। इन हालात में इन ममालिक के बेबस शहरियों को अपना और ख़ानदान का मुस्तकबिल यूरोप के खुशहाल मुआशरों में ही नज़र आता है। अगर पाकिस्तान समेत इन ममालिक के शहरियों को अपने ही मुल्क में माशी और समाजी इंसाफ मिल रहा हो, तो कौन शख्स ऐसा होगा जो अपना वतन और घर बार छोड़कर यूरोप जाने के लिए मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार हो जाए? मगर अहम सवाल ये भी है कि लाखों रुपए लगाकर गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाकर ऑड जॉब्स करने वाले अफराद अपने ही मुल्क में मेहनत से क्यों घबराते हैं? और सबसे अहम सवाल कि शहरियों को वरगलाकर लाखों रुपए वसूल करके मौत बांटने वाले इंसानी स्मगलर्स क्या रियासत से ज्यादा ताकतवर हैं, जो काबू में नहीं आ रहे? इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, यूनान कश्ती हादसा, 5 पाकिस्तानी जाँ बहक, 40 लापता। जून 2023 298 पाकिस्तानी जाँ बहक। इजहार अफसोस और मजम्मती बयानात का रिपीट टेलीकास्ट। बड़ा जिम्मेदार कौन? रियासत, इंसानी स्मगलर्स, समाजी नाइंसाफ़ी, माशरती रवैये या फिर गुर्बत? ज़ैगम साहब, इंसानी स्मगलर्स क्या ज़्यादा ताकतवर हो गए? जब हम आज इस रिपोर्ट के ऊपर काम कर रहे थे, पाकिस्तानी सफ़ीर की रिपोर्ट है जो मुल्क भेजी गई है, तो जो डंकी लगाकर यूरोप पहुंचने वाले हैं, पूरा एक सिस्टम है जो काम करता है इस नेटवर्क का। बजरिया दुबई से लीबिया पहुंचाना 5 लाख रुपए, लीबिया से यूरोप एंटर करवाना 5 लाख रुपए, यूरोप में एंटर करवाना 5 से 10 लाख रुपए। एक प्लान्ड नेक्सस काम कर रहा है, एक नेटवर्क है। हुकूमत को किस तरह के इक़दाम करने ज़रूरी हैं कि इससे बचा जाए, या ये ज़्यादा ताकतवर है इस वक्त हुकूमत और रियासत से? आयशा, आपने बात की एक्टर्स की और फैक्टर्स की। एक्टर्स में आपने बात की उन लोगों की जो ये मसाइल पैदा कर रहे हैं, जैसे इंसानी स्मगलरों के ये नेटवर्क, और आपने उसके साथ बात की रियासत की, यानी वो एक्टर्स जिन्होंने ये मसले हल करने हैं। बड़े बड़े नेटवर्क हैं, ट्रांसनेशनल नेटवर्क्स हैं, और ताने बाने यहाँ हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, सब उनको जानते हैं। 10-10 बार वो गिरफ़्तार होते हैं, 10-10 बार वो रिहा होते हैं। पूरे ज़िले को पता है कि किसके पास जाएंगे तो वो डंकी लगवाएगा। हर सियासतदान को पता है, और ये उन ज़िलों में बैठे हुए हैं जहाँ पे हर ज़िले से 2-2 वज़ीर होते हैं। पाकिस्तान के सबसे खुशहाल तरक्की याफ्ता ज़िले, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावरफुल ज़िले, सबसे ज़्यादा सिविल सर्विस में रिप्रेजेंटेटिव ज़िले, शायद वहाँ हर 4-8 गांव से आपको एक एसपी एएसपी भी मिल जाएगा, थानेदारों को छोड़िए। तो किस तरीके से पाकिस्तान की अशराफिया ये सब कुछ अलाउ कर रही है, किस बेरहमी के साथ अपने ही लोगों को, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, अपनी ज़ात के लोगों को, अपने गाँव के लोगों को, एक मुकम्मल आपको बेरहमी नज़र आती है उन लोगों के हाथ में जो मसला हल कर सकते हैं, जो उनके हाथ रोकने को तैयार नहीं है। और दहाइयाँ हो गई हैं, दुनिया वावेला करती है, दुनिया नाम लेती है कौन कौन मुलव्वस हैं, पकड़ पकड़ कर आपको देती है, और यहाँ आते ही उनको छोड़ दिया जाता है। और उसके साथ दूसरी बात जो आपने की वो थी फैक्टर्स की। देखिए, फैक्टर्स होते हैं 2 तरह के।
एक होते हैं पुल फैक्टर्स, कि किस तरीके से तरक्की याफ्ता मुल्क अपने तरफ खींचते हैं आपको, वो जो ख्वाबों की बात चौधरी साहब ने की। और उससे ज़्यादा अहम होते हैं पुश फैक्टर्स, जो दूसरे आपने गिनवाए, गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, तालीमी मौक़े का ना होना, करप्शन, बुरी गवर्नेंस, आज़ादियों का ना होना, वो चीज़ें जिनकी वजह से नौजवान नस्ल का दिल टूट जाता है, एलियनेट हो जाता है, वो रहना नहीं चाहता। वो चाहता है, उसके ज़हन में ख्वाब है कि कोई शायद दूसरा यूटोपिया मौजूद है, कोई ऐसी जगह मौजूद है जहां उसके लिए मौक़े मौजूद हैं, तो वो वहां से निकलना चाहता है। उसको कुछ एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं, चंद अच्छी एग्जाम्पल्स नज़र आती हैं, उनको वो फॉलो करना चाहता है। पिछले एक साल में 2023 में 8 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर गए, और ये लीगल लोगों की बात है। और जो बाहर लोग गए उन्होंने $31 बिलियन भेजे उस साल में। लेकिन $31 बिलियन हमें बहुत बड़े नज़र आते हैं, क्योंकि हम कमाते ही इतना कम है। इससे 3 गुना 4 गुना यही लोग पाकिस्तान में बैठ के डॉलर कमा सकते हैं अगर हम अपनी इकानमी पर तवज्जो दें। सही। यहीं बैठकर वो इतनी एक्सपोर्ट्स बना सकते हैं अगर इस मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करें, अगर उनको यहीं पर मौक़े दें। सही। लेकिन कानूनी तो एक तरफ, ये जो गैर कानूनी है जिसमें ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, ज़रा आप देखिए कि इन ख़ानदानों की हालत ज़ार देखिए कि एक तो उनके बच्चे मर जाते हैं, ठीक, उसके साथ वो माशी तौर पे बर्बाद हो जाते हैं। सही हो गया। ज़मीनें और जेवर उन्होंने बेची होती, कितनी बड़ी तबाही का शिकार होते हैं। और मुल्क की जो तबाही आप उसको भी देखिए कि पाकिस्तान का जो रेपुटेशनल डैमेज हो रहा है, पाकिस्तान का जो इमेज ख़राब हो रहा है। इनके साथ कौन लोग होते हैं? इनके साथ अक्सर वो लोग होते हैं जो फेल्ड स्टेट्स के लोग हैं, इनके साथ शाम के लोग होते हैं, इनके साथ लिबिया के लोग होते हैं, इनके साथ अफ्रीका के उन मुल्कों के लोग होते हैं जहां पे तबाही है, बर्बादी है, खाना जंगी है, कुछ नहीं है। दुरुस्त जैगम साहब। तो क्या पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि पाकिस्तान के नौजवान भी उन फेल्ड स्टेट्स के साथ शामिल हो? तो हमें नौजवानों को एक नई डील देनी होगी। और क्या डील देने वाले भी ये बात समझ पा रहे हैं? ब्रेक की तरफ जाते हैं। बदकिस्मती है कि हल्फ लेकर हमारी जिम्मेदारी लेने वाली हमारे जिम्मेदार बनने को तैयार नहीं है। ब्रेक से वापस आते हैं। हसन साहब और इफ्तिखार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हसन निसार साहब, दुनिया की रियासतें अपने शहरियों को बुनियादी सहूलियात देती हैं, सेहत, तालीम, रोजगार, समाजी इंसाफ, फिर शहरी रिटर्न करते हैं, अपने कौम को, अपने मुल्क को सर्व करते हैं। यहाँ किससे सवाल करें? ना शहरियों को कुछ मिल रहा है, ना शहरी वापस कुछ दे रहे हैं। अच्छा आयशा, इंट्रो में आपका एक जुमला मुझे खा गया है। आपने बड़े भोलपन और मासूमियत से कहा, यहाँ काम क्यों नहीं करते, मेहनत से क्यों घबराते हैं, कोट अनकोट। ये आपने कहा जी, मेहनत से क्यों घबराते हैं। एक मैगजीन इंग्लिश का, मुझे उसका नाम भूल गया, उसमें एक क्वेश्चन आंसर का एक पेज होता था। उसमें एक बार सवाल था, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन पाकिस्तान? द आंसर वाज टू फाइंड आउट अ जॉब। क्यों घबराते हैं? एक बात, मेरा एक शेर है, इस बहाने देखो मैं अपनी शायरी भी आपको सुना। सबसे मुश्किल काम, सुनो, सबसे मुश्किल काम तो ये है, कैसे ढूंढें काम, गलियों में आवारा फिरते रहते हैं बदनाम। ये कौन जाता है मुल्क छोड़ के? कभी गए हो? मुझे नहीं पता आप में से कभी को गया कि नहीं। मेरी जिंदगी के मनूस तरीन दिन थे। 1 साल के अंदर अंदर मैंने मॉडल टाउन में घर बनाया था। आई वॉज अर्निंग सो मच, बट मेरी जिंदगी का बदतरीन पीरियड था। जियाउल हक की जेल काट के मेरे दोस्तों ने मुझे फोर्स किया एंड आई वाज। अच्छा, अब जो बात आपने की है कि ये बड़ा जिम्मेदार कौन, बड़ा छोटा कोई नहीं, जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रियासत। क्योंकि बाकी जो कुछ आपने गिनवाया, इन सब की जिम्मेदारी तो रियासत, बल्कि उसको चलाने वाले के दावेदार और ठेकेदार नाम नेहाद सियासतदानों पे आयद होती है। बिल्कुल वैलिड। इन्हें कभी नुकसान नहीं हुआ, ये ग्रो करते जाते हैं, लोग सुकड़ते, जितना ये फैलते हैं लोग उतना सुकड़ते हैं। बिल्कुल सही। और ये अवाम को रियाया और रियासत को राजवाड़ा या अपनी कॉलोनी समझते हैं। डोंट कंफ्यूज इश्यूज।
कोई और जिम्मेदार नहीं, रियासत जिम्मेदार। ठीक है, वरना कोई छोड़ के जाता है घर? कोई नहीं। मैं इस उम्र में मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं मलेशिया और दुबई के दरमियान लड़खड़ा रहा हूं और अपने लिए नहीं। आई डोंट वांट टू कीप माय फैमिली इन दिस कंट्री। लॉ एंड ऑर्डर भूल गए आप? मुझे तो कोई प्रॉब्लम। इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स। लोगों की तौहीन होती है, तस्लील। और ये रियासत तो अवाम को वो भी नहीं दे सकी जो मुफ्त मिलता है। एंड व्हाट इज दैट? इज्जत। जाओ कभी थाने में, आम कपड़े पहन के चेहरा ढांप के जाओ। इज्जत देना ही तो मुश्किल काम है। इज्जत दे देते तो सब कुछ ही दे देते, एक्सेप्ट ही कर लेते कि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। शाबाश, अब आए ना, अब आया ऊंट, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये जुमला ठीक है। ये सारा हमी रियासत में इफ्तिखार साहब, रियासत ऐसी होती है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अजवाड़ा है यहाँ तक का सफ़र। इफ्तिखार साहब, 18 महीने पहले भी अफसोस, यौम सोग, तहकीकाती कमेटी ऐलानात, 18 महीने बाद फिर वहाँ खड़े हैं। इतना ही मुश्किल काम है इंसानी स्मगलर्स को रोकना? कहीं मौजूद हैं, वेल प्लान्ड हैं, लोग घर घर से पैसा इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके उसको कहीं पहुँचाते हैं, फिर लोगों को उठा के ले जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कराते हैं, सब कुछ होता है, पकड़ नहीं सकते मैंने। मेरे तीनों दोस्तों ने सब मुजरमों की निशानदेही कर दी है। महज उनके नाम नहीं लिए और उनकी वल्दियत नहीं बताई, बाकी सब कुछ बता दिया। इसमें मैं कुछ इजाफा नहीं कर सकता। आप बता दें। रियासत की नाकामी है, इसको मैं तस्लीम करता हूँ। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो यौम सोग की बात करने के बाद फिर दूसरे यौम सोग का इंतज़ार करते हैं। वाह। चलें जी, फिर गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। रियासत जिम्मेदार है उन तमाम रवैयों की जो मजबूर करती है कि जो अपना कानूनी हक छोड़कर गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं और ख़ुद गैर कानूनी बन जाते हैं किसी और जगह पहुंचकर। कितना तकलीफ दे होता होगा, रियासत और हुकूमत को सोचना ज़रूर चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।